ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है, सारा जो चैप्टर है आपका 5-6 पन्नों का, उसका एक शॉर्ट में याद करने के लिए लर्निंग का एक चार्ट बनाया है। इसको लाइट में मत लेना, वो कहते हैं ना भाई हल्के में मत ले, इसको हल्के में मत लेना। एक तो क्या है कि छोटा सा चार्ट है, वो सारा आपको चैप्टर बयां कर जाता है, सारा चैप्टर बता देगा, आपको लर्न करवा देगा। और जो मेन बात है, मैं कह रहा हूँ ना हल्के मत लेना, लाइट में मत लेना, मतलब क्या है कि सारे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे या पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे इसी इसी ये जो ग्राफिक है इसी के अंदर पूछे जाएंगे। चलो उस पर आते हैं। पहले क्या है कि कुछ लाइट के बारे में समझते हैं। अपना ट्रेंड रहा है ना कि कोई भी टॉपिक है उसको व्हाट है, क्या है ये, क्या माजरा क्या है ये लाइट सन से चलकर ऊपर स्पेस से, स्टार से चलकर अपने तक पहुंच रही है। और सीधी पहुंच रही है, स्ट्रेट। बीच में कोई रोक दे तो नहीं पहुंचेगी, आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। अपने कोई चीज जो देख पाते हैं, कोई थिंग, मतलब कोई चीज जो है विजुअल है, विजिबल है, तो क्यों है वो कि सीधी डायरेक्ट जो रेज है वो उस ऑब्जेक्ट के टकराती है, उस ऑब्जेक्ट के टकरा करके आगे वापस आंखों तक आती है। मान लो आपका फ्रेंड है, उसके ऊपर, उस फ्रेंड के ऊपर जो रे पड़ रही है लाइट की, उस फ्रेंड के ऊपर रे पड़ रही है, और पता है, मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन में पड़ती है। वो स्ट्रेट लाइन में पड़ रही है, उसी स्ट्रेट लाइन से कोलाइड होकर टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो आपकी आंखों के लगेगी, तो ही आपका दोस्त आपको दिखेगा, अदरवाइज नो। अब बाय द वे क्या है कि आपका दोस्त अफ्रीकन हुआ या यूं के बिल्कुल ब्लैक कलर का हुआ, तो उसका सरफेस जो है, जो स्किन है, वो डल होगी, कम रिफ्लेक्ट करेगी। तो यदि बाई वे हो जाए, अंधेरा डार्क हो जाए, तो आपके दोस्त का सरफेस तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा रेज को, और रिफ्लेक्ट दोस्त यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है काले रंग का, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है आपकी आंखों तक, आपकी आंखों में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि उसका सरफेस पॉलिश्ड या मिरर जैसा नहीं है, शाइनिंग। इसलिए कहते हैं शाइनिंग, मतलब सारी की सारी रेज है वो वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो दूसरों की आंखों में पहुंचा दी जाती है, दूसरों की आंखें चौंधिया जाती है, दूसरे देखते वाह शाइनिंग पर्सनैलिटी। तो शाइनिंग पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है भाई। इसीलिए जो जादूगर वगैरह है और वो क्या है कि जो ब्लैक कलर ही काम में लेते हैं गायब करने के लिए। स्टेज के ऊपर ही होता है वो, लेकिन वो ब्लैक होने के कारण क्या है कि उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल डल है, ब्लैक है, और वो जो रेज उसके ऊपर गिर रही है वो अपने आंखों तक आ नहीं रही है और अपने को दिख नहीं रहा है, और वो जादू हो गया। तो आज इस जादू के खेल को अपने देखते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का एक दूसरा वर्ड भी है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, आगे बढ़ना, सीधी लाइन में ही इस तरह से प्रोपागेशन होगा रेज का, जो इवन दूर से आ रही है सन रेज, स्टार से रेज,
सारों का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन है और वो अपनी आंखों के आगे टकराती है, तब सूर्य भगवान दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं। इसका प्रूफ तो क्या आप सारे जानते हो। किसी जैसे मान लो किसी वहां से कोई बल्ब है, उसको आप इस तरह की एक होलो ट्यूब से देखते हो इस तरह से, और उस ट्यूब को बना दो, मोड़ दो, बेंड कर दो, तो दिखेगा क्या वो सामने? नहीं दिखेगा। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? तो ये मैंने जो काले गोरे इस तरह के कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनसे जो बाउंस हो रही है ऑब्जेक्ट जो काले रंग का ब्रेड है उसके ऊपर, या छोड़िए आप इन बातों को, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रेज पड़ रही है वो उसके ऊपर पड़ रही है इंसिडेंट, उसके ऊपर गिर रही है वो इंसिडेंट, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अपनी आंखों के आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड है। तो क्या मतलब हुआ रिफ्लेक्शन का? व्हाट डू यू मीन रिफ्लेक्शन? द bounced off rays from object, जो ऑब्जेक्ट से चली है और उस सरफेस से जो बाउंस हुई है, जो भी ब्लैक है या वाइट है, जो भी है, पॉलिश्ड है या मिरर है, उस सरफेस से जो बाउंस्ड हुई है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। मजे की बात ये है कि मिरर यहाँ आपने क्या है, सरफेस मिरर माना था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट से चलती है, किरणें मिरर से टकराती है, वो इंसिडेंट किरण है, इंसिडेंट रेज है, और वापस बाउंस होकर रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों तक आती है, वो रिफ्लेक्टेड रेज है। तो होता ये है कि यदि मिरर को, जब मैंने ये मिरर बनाया है और ये जो लाइन है छोटी छोटी ब्लैक है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कलर है। मिरर के पीछे कलर देखा होगा आपने, कुछ रेड से कलर का, वो बनाया है मैंने। ऐसा ही बनाते हैं पेंट को। और इधर क्या है, पॉलिश्ड है, जिधर से अपना मुंह देखते हैं, इमेज देखते हैं, वो पॉलिश्ड है। इधर से मतलब इधर पॉलिश्ड है, इधर पेंटेड है, पीछे बैक में पेंटेड है। तो इस मिरर को आप थोड़ा सा घुमा दीजिए, इस मिरर को यूं कर दीजिए या यूं कर दीजिए, क्या होगा? रेस की जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आप कहीं खड़े हो, बैठे हो, बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ, और वहीं आके किसी ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, उसका जो मिरर है वो सन रेज से टकरा के रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो आपकी आंखों के आगे चकाचौंध हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? कह रहे यार मोटरसाइकिल को दूर कर ले, या क्या करोगे आप? उस जाकर मोटरसाइकिल वाले से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे। आप डायरेक्शन चेंज करते ही जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, मिरर के साथ ही उस रेज का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब आंखें आपकी जो है समझ आएगी। इसमें थोड़ा सा ये जियोमेट्री जैसा आपको देखना है, जियोमेट्री में जैसे ये जो भी शीशा मैंने टेढ़ा करके लगाया है, पेंट थोड़ा टेढ़ा करके लगाया है सरफेस,
ये जो है बीच में ब्लैक कलर का, इससे बिल्कुल 90 डिग्री जो एक लाइन खींची है, ये होती नहीं है लेकिन माना जाता है ये 90 डिग्री पर, ऐसे 90 डिग्री पर आती है इसकी। अब शीशा आप यूं कर लोगे इस तरह से, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये एक इंडेक्स है, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये इंडेक्स जो आपने मिरर की सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री बनाया है, इस इंडेक्स से जो रेज जो रेज जो एंगल बनाती है उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंस। इनका मतलब अंदर बहुत काम आया है इन शब्द जो है साइंस में, इंजेक्शन डाइजेशन में। इसी प्रकार से इन मतलब अंदर, इंसिडेंस, ये इंसिडेंस है, मैंने स्टार लगाया इस तरह से, डायरेक्शन दी इसकी। और ये नॉर्मल जो 90 डिग्री पर अपने एक इंडेक्स बनाया है, जैसे ये अब इधर से कोई रेज आ रही है तो ये 90 डिग्री से देखना पड़ेगा ये एंगल, और ये इधर से निकल जाएगी, ये 90 डिग्री नॉर्मल है, इससे देखना पड़ेगा। ये जो रेज है इसका एंगल मिरर के सरफेस से नहीं बना हुआ, आप नापोगे, मेजर करोगे नॉर्मल से, जो बीच में 90 डिग्री आपने जो काल्पनिक रेखा है, ज्योग्राफी में काल्पनिक रेखा है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है ना, कैप्रिकॉर्न वाली, कैंसर वाली, लैटिट्यूड्स वाली, लॉन्गिट्यूड वाली, इसी प्रकार से ये 90 डिग्री पर ये नॉर्मल लाइन है, इससे आप जो है ना एंगल देखोगे इंसिडेंस का। तो यहाँ मान लो ए है ये, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के टकराई है, ये आपकी आंखों से टकराई है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ है, कोई ट्री है, ट्री से चली, इससे आपको इसमें से फिर ट्री दिखेगा आपको इस तरह से इमेज के रूप में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? ट्री। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो मिरर या लेंस के आगे होता है, लेफ्ट साइड में होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो सामने होता है, जो फ्रंट में होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इमेज जो है इसका, वो भाई उसके दर्पण के पीछे भी बन सकता है और आगे भी बन सकता है, ये सब हमने चार्ट में देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इन फ्रंट ऑफ लेंस और मिरर के सामने का। यहाँ मिरर के सामने जैसे मैंने पेड़ बनाया, इससे चली इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन रेज आई आपकी आई के पास, आपने पेड़ को देख लिया इमेज के रूप में। तो इसका जो नॉर्मल से जो एंगल है इंसिडेंस एंगल, और ये हुआ रिफ्लेक्शन एंगल। तो आप देखिए इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, इसको अपने ए माना था, इसके इक्वल हुआ बी, ए इक्वल टू बी। मैंने एक्स और वाई नहीं माना, क्योंकि उससे घबरा जाते हो आप कि ये फिर एक्स आ गया यहाँ पर। इसको एक्स भी लिख सकते हो आप, ये एक्स एंगल है तो ये वाई है, लेकिन एक्स के बराबर ही वाई होगा। ऐसे बोल दो तो वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, ए इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि दोनों जो एंगल है वो इक्वल होंगे। एनीवे यहाँ तक आ गए अपने। अब बात आता है कि रियल और वर्चुअल। भाई इमेज जो है वो रियल या वर्चुअल। कहते हैं ना कि इस आदमी की इमेज बड़ी खराब है, इमेज बड़ी अच्छी है, मतलब उसकी जो फोटो है सोसाइटी के अंदर, उसकी जो फोटो है वो खराब है या बढ़िया है, ये दूसरी बात होगी, आर्ट्स की बात होगी कि उसकी इमेज बड़ी, प्रतिष्ठा बड़ी खराब है इमेज। लेकिन यहाँ इमेज का मतलब दूसरा है। यहाँ है इमेज का मतलब
हूबहू उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हूबहू कॉपी जो अपने को दिखती है मिरर में या पॉलिश्ड सरफेस में, तो आगे बनेगी, ऑब्जेक्ट तो आगे ही रहेगा, चाहे लेंस हो यानी लेफ्ट में ही रहेगा, आगे आपके दर्पण हो या लेंस हो, इमेज तो ऑब्जेक्ट तो मैं हूं या इधर आप बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाओ, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डस्टर है ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो आगे है। अब उसका जो इमेज है दर्पण के, मिरर या लेंस के, वो जो इमेज है वो उसके पीछे बनेगी, तो उसको वर्चुअल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल। क्यों? लेंस के पीछे कौन देख नहीं रहा, कौन पकड़ेगा उसको? आगे तो फिर भी अपने क्या है कि उसको मिरर में देख कर ऐसे करके कोई नीडल वगैरह लगा के लेंस के अंदर उसको देख सकते हैं, देखते तो पीछे वाला भी है, लेकिन वो इमेज पीछे बन रही है, बिहाइंड है, तो वो हुआ वर्चुअल। ऑब्जेक्ट जिधर है यानी आगे है, इन फ्रंट यदि वो इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज हुआ। अब आइए आप, ये तो मैंने प्लेन मिरर बनाया है यहाँ पर, प्लेन मिरर। अब इसको क्या है कि बेंड कर दो, ऐसे कर दो, गोल कर दो आप, तो नज़ारा कुछ और ही हो जाएगा। आपके घर में पॉलिश जो चम्मच है, स्पून है, उसको देखा होगा आपने इस तरह से, अरे ये क्या, मुंह बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, स्पून को ऐसे देखते हो आप, वो स्फेरिकल हुआ ना, ये स्फेरिकल बन गया मान लो, ये पॉलिश अंदर कर दी इसके, तो इसके ऊपर जो भी रेज आएगी वो फिसलेगी, ऐसे फिसल जाएगी, दूर जाएगी फिसल कर। और यदि इस तरह से बनाया है तो अंदर आएगी, वो इकट्ठी कर लेगा, वो फिसलेगी नहीं दूर। ये स्फेरिकल मिरर की बातें हैं। और अपने अब चलते हैं लाइट के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में, थोड़ा आपने ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और इस तरह की बातों को आप, मैं समझता हूँ, समझ ही गए होंगे। आई थिंक सो यू हैव वेल अंडरस्टूड। अब अपने जो बेंड किए थे उन टर्म्स को जानते हैं। जो प्लेन मिरर था सीधा, जो सीधा था इस तरह से, इधर पॉलिश थी, इधर पॉलिश किया हुआ था, ये शाइनिंग सरफेस था, इसको बेंड किया है, इसको बेंड कर दिया इस तरह से, स्फेरिकल कर दिया, गोल बना दिया। ये डॉट डॉट ही काल्पनिक है, इसको आगे और कांच लगाओगे तो इस तरह से गोला बन जाएगा, और उस गोले के बाहर जो है आपने पॉलिश कर दी, और अंदर जो है वो शाइनिंग है, यहाँ शाइनिंग है अंदर। शाइनिंग जो है, कौन कौन का मतलब क्या समझते हो आप? ये शब्द, ये जो प्रीफिक्स है सारों में लगा हुआ है, मतलब विद, साथ साथ, कौन, तो ये जो अंदर इसको गोल या स्फेरिकल राउंड करने पर, ये बाहर पॉलिश करने पर आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ एक केव बन गई है। क्या बन गई है? केव बन गई, एक गुफा बन गई है, और वो भी क्या, कैसी? शाइनिंग है, शाइनिंग सरफेस वाली एक केव बन गई अंदर। अब इस केव में जो रेज जाएंगी
इंसिडेंस होंगी, उनका रिफ्लेक्शन भी इस केव के अनुसार होगा। वही नॉर्मल पड़ेगा 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये इस तरह से। आपको ज़्यादा इसमें नॉर्मल की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये देखो कॉनकेव, या एक गुफा बनी हुई है शाइनिंग सरफेस की। अब इस जो गोले का इमेजिनरी जो आपका राउंड है या जो सर्कल है, उसका जो सेंटर है मिरर में, वो कहलाता है सेंटर। कर्वेचर है ना, ये राउंड कर्वेचर, कर्व मोड़, रोड पर आता है ना कि आगे कर्व है, ध्यान रखें, यानी मोड़ है। तो ये जो कर्वेचर जो है इसका, मिरर का, कॉनकेव मिरर का, उसका जो सेंटर है उसको सी कहते हैं। ये कोई हार्ड बात नहीं, सेंटर है, सी कहते हैं। ये एफ है, एफ का मतलब फोकस, फोकस, एफ का मतलब फोकस। ये सी और पी के बीच में, पी क्या है कि वो जो आपने ये लिया है आपने एक स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ से लेकर यहाँ से बीच के अंदर जो मिडल में जो है उसको पोल कहते हैं, और कार्रवाई सारी इधर है। भाई जो फुटबॉल है, हॉकी है, पोल बाहर होते हैं ना, और लेकिन वो बीचों बीच होते हैं मैदान के सीधे, तो ये पोल है, ये पी। ये जो पॉइंट है आप ध्यान कर लेना, मिरर का जो बीचों बीच मिड पॉइंट है उसको पी कहते हैं, पोल कहते हैं, पी। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, यही लाइन काम आएगी आपकी, कि पी पर रखे, एफ पर रखे, सी पर रखे, सी और एफ के बीच में रखे ऑब्जेक्ट, या एफ और पी के बीच में रखे, या सी से बियॉन्ड रखे। ये सारे इसके अंदर अपने वो एटम्स काम आने वाली है। तो सेंटर और पोल की आधी दूरी जो है, हाफ डिस्टेंस है, वो जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है, फोकस, उसको कहते हैं फोकस। तो ये कॉनकेव गुफा जो है, वो गुफा बन गई, एक केव बन गई मिरर की। वो कॉन्वेक्स, वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, उभार, पहाड़ की तरह से। अब भाई कोई पहाड़ पर कोई फिसलेगा तो कहाँ गिरेगा, दूर जाके घाटे में गिरेगा, खाई में गिरेगा, दूर चला जाएगा वो। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की रेज इस कॉन्वेक्स के ऊपर, ये इसके अंदर पॉलिश है, गोले के अंदर पॉलिश है, लेकिन ये तो सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ आधा, और ये पी पता ही आपको इसका। तो इसके उससे जो किरणें गिरेगी वो डाइवर्ज होगी, ऐसे वो इस तरह से गिरी, वो डाइवर्ज होगी। ये इधर ऑब्जेक्ट है, मान लो इस तरह से, ये इसमें से निकल जाएगी, पी में से। जो भी रे पी पोल में से निकलेगी ना, वो डेविएट नहीं होती। बाकी सारी जो रेज है वो डेविएट होंगी, और ये सी, ये एफ और ये पी, आपने यहां से मान लो सनरेज आ रही, इधर ये सी से बियॉन्ड है, इधर कोई कोई वस्तु इधर है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, फ्रंट में होगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी इमेज जो किरण जा रही है, जो रेज जा रही है, वो इस केव से टकराएगी इस तरह से। इसको कहां भेजेगा, वो किधर डेविएट करेगा, ये केव इसकी कहता फोकस में से जा,
फोकस में से जाएगी। एक जो दूसरी रेस लेगी वो पोल में से जाएगी। ऐसे पोल के लिए कहा था मैंने, पोल है ये, यहाँ फ्री है, यहाँ क्या है कि ये डेविएट नहीं करती। जैसे ऊपर वाली वो डेविएट कर दिया ना फोकस के लिए, यहाँ डेविएट नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ जहां दो रेज मिलेगी वहीं इमेज बनेगा, एक रेज से इमेज नहीं बनेगा। दो कहां मिली? यहां। ये देखा आप, यहां मिलना दिखाया था, तो ये इमेज जो है यहां बना। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की कंपेयर करो आप, कि इमेज तो छोटा है, बना कहाँ है कि इन फ्रंट में बना है तो वही रियल है, इधर बनता तो वर्चुअल है, काल्पनिक है। इसके इधर बड़ा भी बन सकता है, ये इमेज जो है ये बड़ा भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये डाइवर्जिंग है, ये गुफा में से नहीं टकरा रहा, ये कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ पहाड़ है ये एफ। अब इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये तो पॉलिश आ गई, टकराएगा कहाँ, रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? अंदर पॉलिश करो इसकी, ये कॉन्वेक्स है। ये देखिए यहाँ टक्कर खाई है रे, यहाँ कोलाइड होगी इसकी, तो ये तो भाई पहाड़ है, फिसलन देगा तो इसको इधर दूर कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है इसको। और पहले देखा था कि इसके अंदर से ला रहा था, इकट्ठी कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, साथ साथ ला रहा था। ये तो पहाड़ है, फिसलन दे रहा है, वैक्स कॉन्वेक्स दूर ले जा रहा है। तो रियल में तो दूर ले जा रहा है, लेकिन आंख जो है ना, अपनी आंख जो है, वो दिमाग जो है वो धोखा खा जाएगा। वो धोखा ये खा जाएगा कि इसका ये एफ है और ये सी है सेंटर और ये पी है। ये इसके फोकस में से जा रहा है, लग रहा है ये इस तरह से, ये रियल में तो दूर जा रही है, लेकिन जब इसको पीछे ले जाएंगे तो वो फोकस में से लाते हैं आपने। अब ये जो दूसरी, मैंने कहा दो जहां मिलेगी वहां ही इमेज बनेगा। अब इसमें से दूसरी जो पोल में जा रही है ये, और पोल में पोल है, डेविएट नहीं होने देता, पोल में पोल है। पोल का मतलब है कि यहाँ तो पॉलिश है, पीछे कैसे जाएगी भाई, ये पीछे जाती हुई लगेगी और ये वापस चली जाएगी ऐसे। पोल कहेगा मैं नहीं मोड़ूंगा इसको, वापस जाओ, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आए हो वहां जाओ। अब जो इमेज है वो सी से भी इधर आ गया, सेंटर से भी इधर। अब देखिए इससे इधर बना है ये, सामने ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे जो इमेज है, इसको काल्पनिक रूप से दिमाग जो है धोखा खा रहा है, और जो पीछे इन किरणों को पीछे ले जा रहा है दिमाग, और वहां इमेज देख रहा है। तो ये क्या है कि ये म्यूचुअल हो गया पीछे, इस तरह से।
तो आप वर्चुअल और रियल को समझ गए होंगे और इन टर्म्स को भी समझ गए होंगे। फोकस क्या है? अरे सारी जो भी डेविड रेज हैं, जो बेंड रेज हैं स्फेरिकल सरफेस से, जो भी फोकस मतलब सेंटर और पोल की जो आधी दूरी है, यानी रेडियस की आधी दूरी है, उसको फोकस कहते हैं। सारी किरणें उस बिंदु पर डेविएटेड उस बिंदु पर जाएंगी, इसलिए कहते हैं फोकस। इसलिए तो आपको बार बार ये कहते हैं ना, घर वाले हो, स्कूल में हो, या कोई काम कर रहे हो, आप काम बिगाड़ रहे हो तो डांट पड़ेगी, काम को फोकस तो करते नहीं हो। अरे पढ़ाई पर फोकस करो, सारे दिन खेल कूद गेम्स में सारे दिन क्या मोबाइल में रखते हो, छोड़ो मोबाइल, पढ़ाई पर फोकस करो। तो इससे लिया है वो फोकस, मतलब कि ध्यान एक सेंटर पर, फोकस बिंदु पर। ये सी पोल फोकस समझ गए आप, स्फेरिकल टर्म्स मिरर की, और लेंस की जो टर्म्स है, इसमें देखिए आप दो लेंस है, सॉरी दो लेंस नहीं है, दो गोले। मिरर में एक ही गोला था, यहां दो गोले हैं, दो सर्कल हैं, और दो सर्कल को इस तरह से आपने मिला दिया, तो दोनों ही सर्कल का अपना सेंटर भी होगा और अपना फोकस भी होगा। और उधर जो पोल था मिड ऑफ, जो मिड है उस मिरर का, ऐसे ही लेंस का जो मिडल है ये वो होगा ऑप्टिकल सेंटर, बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ भी क्या है कि जो रेज आएगी वो डेविएट नहीं करेगा, करने देगा ये ऑप्टिकल, जैसे उधर पोल डेविएट नहीं करने दे रहा था, यहाँ भी मिडल जो पॉइंट है ये डेविएट नहीं करने देगा। ये आप आ रहे हो सीधे जाइए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जाइए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से सीधे जाइए। ये कहानी है पोल मिड सेंटर की मिरर में, और ऑप्टिकल सेंटर इस स्फेरिकल इसकी लेंस। अब दो स्फेरिकल जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मैंने ये बताना आपको शुरू कर दिया है। तो इसमें एक एटलीस्ट एक लेंस, व्हाट इज द लेंस? टू सरफेसेस, दोनों पॉलिश्ड, ट्रांसपेरेंट। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ग्लास का ही ट्रांसपेरेंट हो। आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ना, कांच है, ऑयल है, वाटर है, उसमें से भी तो रेज ट्रांसपेरेंट होती है। तो आप इस तरह का, आप जो है प्योर वाटर का भी इस तरह की एक थैली बना सकते हो, वो जो स्फेरिकल होगा इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अपने जो आँख में जो लेंस लगाया है वो इस तरह का है, उसके दोनों जो सरफेस हैं, क्या उसमें ग्लास लगा है? नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक लिक्विड है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम यदि उसका एटलीस्ट दो सरफेस हो और एटलीस्ट एक जो है वो स्फेरिकल हो, इस तरह का भी हो सकता है लेंस। ये प्लेन है और दूसरा ये स्फेरिकल हो गया, इस तरह का लेंस भी हो सकता है। प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो एटलीस्ट एक सरफेस इसमें स्फेरिकल है ना, इसलिए ये लेंस कहलाया। प्लेन होता तो फिर तो प्लेन कांच रहता और उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ते होते आप, पार होना नहीं। दोनों के C1 F1 फोकस है, ऑप्टिकल है, और ये टर्म्स आप, मैं समझता हूँ ये समझ गए आप। लेंस की टर्म्स समझ गए,
लेंस क्या है ये भी समझ गए आप कि एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल, दोनों हो तो ऑटोमेटिक होंगी, वो तो लेंस कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और दोनों जो है ना बाउंडेड होने चाहिए स्फेरिकल बीच के अंदर। जैसे ये बीच में जो दोनों को बाउंड कर दिया कांच है ये, इसी प्रकार से स्फेरिकल जो सरफेस है इधर ये दो गोले थोड़े दूर है, अंदर नहीं घुस रहे। ये जो है ये कॉनकेव, इसका जो सरफेस है वो दो गुफा बना रहा है, एक इधर वाली एक उधर वाली। इसके गोले वाली जो गुफा है ये केव और इसकी ये केव है। तो इस लेंस को आप क्या कहोगे? कॉनकेव लेंस कहोगे, सीधी सी बात ये। और इधर क्या है, पहाड़ बना हुआ है, बल्जिंग आउट हो रहा है दोनों तरफ से, ये इस तरह से वैक्स हो रहा है। ये मिल गए हैं दोनों गोले, ये कॉन्वेक्स हो रहा है, ये ऑप्टिकल हो गया सेंटर, ये कांच है सारा, ये कांच है, ग्लास है। तो ये जो सरफेस है ये बल्ज नहीं हो रहा है पहाड़ की तरह से, ये इसलिए इसको वैक्स कह दिया। ये दूर फेंकेगा इस तरह से, लेकिन ये तो दूर फेंकेगा लेकिन अंदर वाला वो इकट्ठा कर लेगा। लग रहा है दूर, ये इकट्ठा कर लेगा। तो ये जो पॉइंट है मैंने बता दिया आपको लेंस के बारे में, आप समझ भी गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जब दो सरफेस उसमें एटलीस्ट एक जो है बल्जिंग आउट हो या अंदर केव बना रहा हो तो क्या होगा, उसको अपने लेंस कहेंगे। और ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो दोनों सरफेस ज्वाइंट हो, जुड़े हुए हो। अब अपने क्या है कि टर्म्स भी पढ़ लिया, लाइट के बारे में भी पढ़ लिया। अब आते हैं इसके ऊपर, ये आपको अब क्या है कि बिल्कुल सरलता से सिंपली समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर के अंदर ही। मैंने ये तो लेंस तो पढ़ा दिया आपको। अब आइए नेचर ऑफ इमेज। बुक के अंदर क्या है कि सारा बहुत ज़्यादा है, अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। तो आई शुड नॉट जो लर्न इन ए शॉर्ट, I should go through in a detail and in widely and losing your time. Nature of image, इस तरह की नेचर रियल है या वर्चुअल है, सीधा है या उल्टा है, इन्वर्टेड है, साइज उस इमेज की क्या है, ये सब इमेज के बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। ये सारा इमेज के बारे में चार्ट है, ध्यान कर लेना। इमेज और जो भी सरफेस है उससे दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है लेंस की उससे। अब देखिए आप, मैंने प्लेन मिरर का बनाया है इधर चारों चीजों के लिए, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, साइज क्या इमेज की वो देखना है, और इमेज की और उस सरफेस से यानी मिरर या लेंस है उससे दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, दूर होता जा रहा है या नजदीक आ रहा है इमेज, ये सब देखना है। और सारे क्वेश्चन इसी में से पूछते हैं आपको। सॉरी, विजुअल को मैंने VIR में लिखा है, VIR विजुअल। प्लेन मिरर का क्या हाल है, रियल या विजुअल में? आपको पता है प्लेन मिरर तो पीछे दिखता है आपका इमेज, आप जो ही क्या है कि प्लेन मिरर के पास आते हो, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे
खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पास आते हैं, अपने वोट पास में लाते हैं। तो कहे अच्छा वो अंदर और है, दूसरा अंदर, जैसे अंदर करते हैं अपने, मतलब वो प्लेन के उधर है, प्लेन मिरर के, तो वर्चुअल हो गया, सामने होता बिल्कुल मिरर के ऑब्जेक्ट के साथ, तो रियल होता। तो ये क्या है कि हमेशा वर्चुअल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से आगे सरकाएं या कम सरकाएं या इधर सरकाएं, ऑलवेज झंझट झंझट पड़ता है गुफा वाला मिरर हो या पहाड़ वाला लेंस हो, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी तो सब ऑलवेज ही है, ऑलवेज वर्चुअल। अब देखिए ये दोनों कॉनकेव शब्द और कॉन्वेक्स, आपको ये उल्टा सुल्टा क्या है, ये उल्टा सुल्टा क्या है? ऐसे के ऐसे इमेजेस डायरेक्ट और वगैरह पे बनते हैं इस कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में, इसलिए मैंने एक ही लाइन बना दी, एक में ही आप दोनों को साथ कर दिया आप, ताकि याद रहे। आप साथ जो है दोनों याद कैसे रहेंगे कि यार गुफा वाला मिरर, पहाड़ वाला लेंस, दोनों के इमेजेस के एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, एक ही फीचर, बिल्कुल एक ही है। इसलिए याद रखने के लिए कि पहाड़ वाला लेंस और गुफा वाला मिरर, ठीक उसी प्रकार से साथ में याद कर लो, मेमोरी में डाल लो, जैसे होता है ना साथ में दुख सुख, एक तो गुफा वाला है, एक पहाड़ वाला है, दुख सुख, लेफ्ट राइट दोनों शब्द इस प्रकार से याद कर लो आप, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। और इसका उल्टा दूसरे में हो गया कॉन्वेक्स मिरर, पहाड़ वाला दर्पण मिरर, और गुफा वाला लेंस, गुफा वाला लेंस ये रहा, ये पहाड़ वाला लेंस। इसमें क्या हाल है कि जब ऑब्जेक्ट, ये जो वर्चुअल, जो ऑब्जेक्ट को ये P और फोकस के बीच में रखोगे, ये फोकस बिंदु है, ये P और F के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को इस तरह से, ये P पोल, इसके मतलब ये जो है ये दर्पण मान लो या लेंस मान लो। दर्पण है, मिरर है तो P लगा दिया, लेंस है तो O लगा दिया। तो इस OP F और OP के बीच में कहीं भी यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, तो इसके इमेज कैसे बनेगा? देखिए मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट F एंड PO के बीच में, PO ये हो गया लेंस और मिरर, PO और फोकस के बीच में यदि ये रखोगे ऑब्जेक्ट, तो कैसा वर्चुअल, सिर्फ इसमें वर्चुअल आएगा, बाकी सब रियल आएगा। मतलब है कि फोकस के ऊपर रख दिया तो भी वर्चुअल रियल होगा, F और C के बीच में रख दोगे तो भी रियल होगा, और सूरज से जैसे किरणें आ रही हैं वो भी रियल होंगी। मैंने लिखा ना रिमेनिंग, ऐसे याद रख सकते हो कि पास में ले जाएंगे ना, ये गुफा वाला मिरर और पहाड़ वाले लेंस के यदि ऑब्जेक्ट पास में ले जाएंगे तो वर्चुअल होगा, वरना सारी कंडीशनों में ही रियल ही होगा। ये कुल मिलाकर बात ये। और श्रीमान जी इधर वाले जो हैं
कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर ये थोड़ा कम दुख दे रहे हैं, ये हमेशा ही वर्चुअल ही रहते हैं, इनमें नज़दीक या दूर का कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा वर्चुअल। दूसरा पॉइंट लीजिए, इरेक्ट हो, ये सीधा है या उल्टा है, इन्वर्टेड है, ये प्लेन मिरर में तो कभी उल्टा दिखाएगा आपका सिर, प्लेन मिरर में सीधा ही दिखता है, डायरेक्ट लिख दिया ना। लेकिन क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जैसे ये मिरर है या एक को अंग्रेजी का एल दिया आपने इधर, तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसीलिए देखा होगा आपने एम्बुलेंस के ऊपर क्या उल्टे शब्द होते हैं, ये सही शब्द शीशे में देखने के लिए क्या है कि इधर ये होगा, ये एम, ये बी, इस तरह से एम्बुलेंस पर ऐसे उल्टा लिखा होता है। आपको यार इनको लिखना नहीं आता है कि उल्टा क्यों लिखा है, अरे भाई एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होगा एम्बुलेंस इस तरह से, क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड है ना। तो आप गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आपके क्या है, रियर जो फ्रंट है या आगे जो सामने जो शीशा है उसमें क्या होगा कि आपको शीशे में एम्बुलेंस दिख जाएगा छपा हुआ, मतलब उसने लेटरली इन्वर्टेड कर दिया सही, उल्टे को लेटरली, तो ये लेटरली इन्वर्टेड है। तो एम्बुलेंस में उल्टा सा क्यों लिखा होता है समझ में आ गया। प्लेन मिरर में क्या है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, इसलिए लिखते हैं ताकि ड्राइवर को, दूसरे ड्राइवर को सीधा दिखे, आगे जो चल रहा है पीछे तो उल्टा समझ उसका ड्राइवर को सीधा दिखे कि एम्बुलेंस आ रही है, जगह दे दीजिए। ये फिर पास में होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और वरना क्या होगा, पास में होगा तो इरेक्ट होगा, वरना उल्टा होगा, इस तरह से। लेकिन ये रियल होगा, उल्टा भी कांच के आगे होगा, लेंस के आगे होगा, बाकी में इन्वर्टेड। ये ज्यादा दुख देता है कि इरेक्ट है, सीधा ही होगा हमेशा, सीधा। ये साइज, प्लेन मिरर में साइज कैसे होते हैं, सेम होती है। आप दूर जाओगे तो जितना आप छोटा दिखो उतना छोटा, नजदीक जाओगे तो बड़ा दिखोगे तो वो भी बड़ा दिखेगा, प्लेन मिरर में सेम है। और वही कहानी है नजदीक में, इसमें नजदीक में क्या है कि मैग्नीफाइड दिखेगा। इसके नजदीक जो लेंस के, वो जो लेंस होता है ना जिसमें आप जो धूप को इकट्ठा करते हो या कागज को जलाते हो, उसके नजदीक यदि आप मुंह को ले जाओगे, अपने तरह तरह के क्या है कि फेस बनाते हो, उसके अंदर कोई दांत टेढ़ा करता है, वो होठ टेढ़ा करता है, लेकिन दिख तो सीधा रहा है ना, बड़ा दिख रहा है। बात ये मैग्नीफाइड दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है नजदीक। तो छोटे अक्षरों को इस तरह से देखने के लिए क्या है कि उस लेंस को, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको बड़ा देखने के लिए क्या है कि नजदीक लाकर ऐसे ऐसे देखते हैं, मैग्नीफाइड दिखेगा भाई इमेज ये नजदीक में। यानी फोकस और पीओ एंड ओ के बीच में, पीओ एंड ओ मेरे को इसलिए लगाना पड़ा है, पी तो पोल है मिरर के लिए, ओ है ऑप्टिकल सेंटर है लेंस के लिए, इसलिए पीओ एंड ओ है। बात है पास में, पीओ एंड ओ का मतलब है नजदीक, बिल्कुल पास में लेंस हो या मिरर हो। मैग्नीफाइड और सेंटर से दूर जाते ही क्या है कि जो गोला है ये, इस सेंटर से इधर यदि आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, इस सेंटर के आगे इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, इस सेंटर के आगे इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, इस सेंटर के आगे इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो भाई डिमिनिश दिखाएगा। बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख दिया तो डिमिनिश्ड होगा। फोकस और सेंटर के बीच में रखा तो मैग्नीफाइड होगा। रियल तो अगर है ही, नजदीक में क्या है कि
वो आपको विजुअल दिखता है, बाकी तो रियल ही है। यहाँ छोटा दिखेगा, ये ज्यादा दुख नहीं देता, ये डिमिनिश्ड, छोटा, स्मॉल। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड लेंस सेम होगी, जितनी ये मिरर है, जितनी डिस्टेंस आपकी होगी उतनी क्या है आगे प्लेन मिरर में पीछे होगी इमेज की, सेम। यदि ऑब्जेक्ट दूर ले जाया जाएगा, जैसे सूरज जो है, सूर्य जो सन है, इस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस से दूर है, तो सूर्य जो है वो बिल्कुल नजदीक बनेगा किसके, मिरर और लेंस की। दूरी जो है रिड्यूस हो जाएगी इमेज की। जितना दूर ऑब्जेक्ट को ले जाओगे उतना ही लेंस और मिरर के नजदीक क्या बनेगा, इमेज बनेगा, दूरी रिड्यूस हो जाएगी। आप उस लेंस से आप कागज को जलाते हो, किरणों को इकट्ठा कर लेते हो आप एक कागज के ऊपर, छोटा सा ड्रॉप, और थोड़ी देर रखते हो तो कागज वहां जल जाता है। मतलब सूर्य की इमेज को आपने लेंस के बिल्कुल नजदीक ले आए हो, फोकस पर ले आए हो। जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही उसका इमेज उस मिरर और लेंस के नजदीक होगा। ये बात लिखी है, यानी रिड्यूस होगा दूरी। ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट फार देन रिड्यूसेस इमेज। ये ज्यादा दुख नहीं देता, ये फोकस और मिरर और लेंस के बीच में बनेगा हमेशा, चाहे उसको ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ, नजदीक ले जाओ, ऑब्जेक्ट को कुछ भी करो आप, ये इमेज जो है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस है, ये श्रीमान फोकस और लेंस और मिरर के बीच में बनाते हैं। तो ये कहानी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि जहां भी विजुअल शब्द लगा है, जहां भी VIR विजुअल, और कहा ये रहा विजुअल, और इस तरह से जहां भी विजुअल शब्द लगा है, आभासी या काल्पनिक, वहां आप देखोगे, क्या देखोगे कि विजुअल जो है हमेशा इरेक्ट शब्द लेता है साथ में। क्या लेता है, इरेक्ट, सीधा। भाई एक छोटा काम तो कर दिया, मतलब वो काल्पनिक दिखा रहा है, मायावी दिखा रहा है, विजुअल दिखा रहा है, लेकिन दिखा तो सीधा रहा है ना। हाँ बिल्कुल दिखा रहा है, ये विजुअल है तो इरेक्ट दिखा रहा है, या विजुअल है तो इरेक्ट दिखा रहा है। ये देखिए आप, ये विजुअल है तो ये इरेक्ट दिखा रहा है। ये विजुअल एक नंबर पर, तो यहाँ भी एक नंबर पर इरेक्ट दिखा रहा है, चाहे झंझट वाला हो, लेकिन ये विजुअल के साथ इरेक्ट बिल्कुल रट लो आप। वही बात आ गई, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वैसे ही क्या है, विजुअल इरेक्ट विजुअल इरेक्ट विजुअल इरेक्ट। और जहां रियल है, भाई दुख के साथ सुख रहता है, जहां रियल चीज है वहां उल्टी हो रही है, दुख और सुख। मतलब रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ 2 नंबर पर रियल है, ये 2 नंबर पर इन्वर्टेड। उधर तो कोई इन्वर्टेड होगा ही नहीं, क्योंकि ये विर्चुअली एक ही है यहाँ पर। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से। तो ये हमेशा के लिए आपको याद, मेमोरी में याद रखने वाले शब्द मैंने आपको बताए। ये ध्यान रखना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। विजुअल, ये दुख और सुख, विजुअल और सीधा इरेक्ट, ये एक साथ आएंगे।
किसी में का आपने वर्चुअल शब्द देख लिया तो उसको कहो बोले भाई ये तो सीधा होगा, दूसरा आप उत्तर फटाक से बोल देना। और इधर जो है रियल, वर्चुअल का अपोजिट रियल, तो रियल है ना, तो दुख सुख तो भाई उल्टा होगा, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड। ये शब्द याद रखना, बहुत सारे नंबर आपको मार्क्स दिला जाएगा ये। और ये भी याद रखना आप, कॉनकेव मिरर है तो इसका रिवर्स कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे बनेगी ये। चलो आइए आप यूजेज ऑफ मिरर, या फीचर तो आप समझ गए होंगे मिरर के। यहाँ मैंने क्यों लेंस को अलग बताया और मिरर के थोड़ा सा इधर बता देते हैं अलग मिरर के लिए। बाकी ये स्टार्ट में 4 में मैंने मिक्स कर दिया था याद करने के लिए। तो अब थोड़ा मिरर के बारे में देख लेते हैं। पढ़ तो लिया आपने भाई, फीचर कैसे हैं, कौन कौन तो साथ में चल रहा है ना, कॉन्वर्जिंग। ये गुफा जो है वो तो इकट्ठा, कॉनकेव जहां भी शब्द लगा है ना मिरर में, कॉनकेव, वो तो रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को फोकस पर इकट्ठा ही कर रहा है ना, कन्वर्जिंग कहते हैं इसे, इकट्ठा करना। और डाइवर्जिंग मतलब फेंकना, फिसलाना, वो तो पहाड़ है। वेक्स, कॉन्वेक्स जो भी होगा वो डाइवर्ज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा रेज को। तो ये इस तरह से याद रख लेना आप पिक्चर इस मिरर के। मिरर के इसमें लेंस नहीं है, लेंस का मैं पहले बता चुका। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये क्या है, डाइवर्जिंग है। और कॉनकेव लेंस ये भी डाइवर्जिंग है। ये दोनों का ही आप मान सकते हो ये फीचर। और ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स है पहाड़ वाला लेंस और गुफा वाला मिरर, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, वो रेज को इकट्ठी करते हैं। ये फीचर दोनों में मान लेना। मैं मिरर एंड लेंस और लिख देता हूं, हो गया सही, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। हाँ, यूजेज थोड़े मिरर के, खाली मिरर के लिख दिए मैंने यूजेज। तो गुफा वाला मिरर है, उसको आप इकट्ठा करते हो, सोलर एनर्जी ऊपर छत के ऊपर हीट बन जाती है, वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और ये क्या है कि वो सर्दियों में पानी वगैरह गर्म करने के सोलर हीटर वगैरह होते हैं, सोलर हीटर, वो सोलर एनर्जी ये ऐसे होते हैं। टॉर्च होती है, हेडलाइट होती है, उनकी जो पीछे, बल्ब के पीछे जो है शाइनिंग सरफेस होता है मेटल का, वो क्या है कि इस तरह से बीम को जो बल्ब से आ रही है उसको कन्वर्ट करता है, इकट्ठा करता है। तो सीधी जाती है टॉर्च की तरह से, इस तरह से बीम सीधी, इसको यूं फैलाता नहीं है, कन्वर्ट करके रोड को दिखाता है। ये देखिए सामने, क्योंकि इसका काम ही कन्वर्जिंग है, तो सारी रेज को कन्वर्ट करेगा। ये शाइनिंग जो है, टॉर्चेज और हेडलाइट का जो शाइनिंग सरफेस है तो अच्छा दिखाएगा। और तारे वगैरह और दिखाने के लिए जो टेलीस्कोप ऊपर लगाए गए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें भी ये कॉनकेव मिरर काम आता है। तो बढ़िया अच्छी तरह से शेव बनाने के लिए, बालों को बिल्कुल जड़ से निकालने के लिए क्या है, कई लोग जो है कॉनकेव मिरर रखते हैं शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए। क्यों, ये देखिए आप, मैग्नीफाइड है ना इसमें, मिरर के नजदीक एफ एंड पी ओ, मिरर के नजदीक शक्ल को रखोगे तो शेविंग बढ़िया बनेगी। ऐसे ही क्या है कि डेंटिस्ट आपके दांत को बिल्कुल नज़दीक, वहाँ उसके जो कॉनकेव मिरर लगा रहता है और वो देखता रहता है बिल्कुल दांत के नज़दीक है, पी एंड ओ के नज़दीक है,
आपके दांत, तो वो देखता रहता है डेंटिस्ट उसे। मैं समझता हूँ इस ग्राफिक को, चार्ट को समझ लिया होगा, सारे क्वेश्चन इसी में से आने हैं। अब एक थोड़ी सी बात और मज़ेदार बात है, लाइट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, व्हाट डू मीन स्पेक्ट्रम? अलग अलग कलर, भाई उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलग अलग हो जाना, वेव्स, जो वेव्स हैं वो अलग अलग हो गई, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइट के स्पेक्ट्रम में क्या अलग अलग हो जाती है वेव, इस क्रम में रहती हैं ये। वायलेट, विबग्योर, इस शब्द से आप वर्ड को याद कर लेना हमेशा कि सूरज की लाइट में, और जो भी कोई लाइट अपने को दिखती है हल्की पीली सी सब आंखों में, ये मिक्सचर है विबग्योर का। ये बात इसाक न्यूटन ने बताई थी सबसे पहले, कि आप जो सूरज से देख रहे हो ये कोई एक टाइप की वेव नहीं है, इसमें 60 टाइप की वेव है, और हर वेव का अलग अलग कलर है, उसका नाम है विबग्योर। ये वायलेट, आप इंद्रधनुष में देखते हो ना, बाहर की साइड में रेड कलर, अंदर की साइड में वायलेट, इंद्रधनुष में, रेनबो में। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ये इसी क्रम में होता है कलर, इसी क्रम में वेव होती है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर जो चिपकते चिपकते वेव कब दिखती है, रेनबो कब दिखता है, या ये सातों कलर कब दिखते हैं? कब दिखते हैं? जब कोई रिफ्लेक्टरी स्फेरिकल सरफेस हो। रिफ्लेक्टरी स्फेरिकल सरफेस क्या है? वर्षा ऋतु के अंदर जो वर्षा होने के बाद में कुछ ड्रॉप्स वाटर के ऐसे तैरती रहती हैं हवा में, वो नीचे नहीं गिरती, तो वो स्फेरिकल एक सरफेस ट्रांसपेरेंट बन गया, वो एक प्रकार का क्या है, क्या बन गया? लेंस बन गया। लेंस बन गया, उसमें से स्फेरिकल सरफेस में से वो जो सूरज की किरणें आएंगी तो वो 7 रंग की दिखेगी, रेनबो दिखेगा। सोप का बबल कभी कभी आपको दिखा होगा, रंगीन सा दिखता है, अरे ये क्या रंगीन सा कैसे दिख रहा है सोप का बबल? तो सोप के बबल में से कोई किरण सूरज की निकलेगी तो वो 7 रंग की दिखेगी, रिफ्लेक्टरी हो गया ना, बबल ऐसे गोल हो गया। रेन ड्रॉपलेट है, सोप बबल्स हैं, प्रिज्म, प्रिज्म इस तरह से है, तिकोना एक, ये भी इसाक न्यूटन ने बताया था प्रिज्म। देखिए आप, इसमें से जो सूरज की किरण जा रही है और विबग्योर बन रहा है 7 में, 7 सूर्य भगवान के 7 घोड़े, 7 हॉर्सेज, ये तो सूर्य भगवान के घोड़ों के नाम क्या है? विबग्योर। 7 हॉर्सेज, वायलेट, इंडिगो। लेकिन शास्त्रों में, किताबों में, तो पुराणों में तो ये लिखा है कि सूर्य भगवान के घोड़े ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल वाले होते हैं, लेकिन होते तो 7 हैं। चलो एनीवे, और विबग्योर, ये क्या, किस तरह का डिफरेंस है? मतलब वायलेट पहले क्यों है, ब्लू ये, और रेड बाद में क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको, एक सिंपल से एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये तो वेव है। अच्छा, तो इसको आप क्या मान लो? माउंटेन। क्या मान लो? माउंटेन। एक माउंटेन ये है, एक दूसरा ये, और तीसरा उधर, ये माउंटेन। तो यदि माउंटेन क्या है, वेव के माउंटेन जो है वो दूर दूर रहेंगे ना, तो वो रेड कलर देगा वेव, वो क्या देगा? रेड कलर देगा। तो पहाड़ जो है दूर दूर हो, और घाटियां जो है, वैली जो है चौड़ी चौड़ी होगी, तो वो कलर क्या आएगा उस लाइट का? बताओ, रेड आएगा।
जब आप रेड से ऑरेंज आओगे, येलो आओगे, ग्रीन आओगे, ब्लू पर आओगे, इंडिगो आओगे, वायलेट पर आ गए, तो पहाड़ जो है श्रीमान बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। इस तरह से, इस तरह से ये वेव बनेगी, इसलिए आपको वायलेट कलर दिखेगा। तो हो गया ना, ये हार्ड हो गया। और इसमें इसमें इधर से इधर उधर उधर पार करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो अमरनाथ जी जैसा पहाड़ हो गया, एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी। और वो रेड वाला वो क्या है कि हरिद्वार और ऋषिकेश वाला होगा, वहाँ एक दो पहाड़ है वो दूर दूर है, तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चली जाएगी। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इससे पहाड़ों के नज़दीक होने से ये भी आपको पता लग गया। मैं ये पूछूं आपको, एनर्जी किस में ज़्यादा है, रेड में या वायलेट में? तो आप फटाक से बोल जाओ पहाड़ इसमें नज़दीक नज़दीक है तो वायलेट है। एनर्जी ज़्यादा किस में है? वायलेट में। रेड में कम है। कम कैसे? रेड तो आग है, जला देता है हाथों को। अरे लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वायलेट में है। समझ में आ रहा ना? चलो, कुछ ज़्यादा आपने सीख लिया। आपको तो भी जोर तक ही रहना था कि 7 न्यूटन ने बताया था जो मिक्सचर है वो 7 में डिवाइड हो जाता है, इंद्रधनुष बना जाता है। तो यहीं आज इंद्रधनुष पर इस पाठ को, इस लेसन को अपने एंड करते हैं और मिलेंगे अगले टॉपिक पर।